Screen is visible to you all? Okay. अच्छा। हमने प्रीवियस क्लास में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसको हमने हल्का फुल्का डिस्कस किया था, उसका एक ओवरव्यू देखा था हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो पिछले काफी सालों से पीसीआई के फेवरेट रहे हैं और वो पूछते रहती है एग्जाम में। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आपके पास जो भी बुक है, तो इन पोर्शन को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे देख लीजिए, तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एंड लॉ, डिस्क्राइब इट्स स्कोप। मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन और लॉ के क्या स्कोप है ना। लॉ हमारी सेफ्टी की, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। यदि हम लॉ को फॉलो करते हैं तो हमें सेफ्टी मिल जाती है, जैसे हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। यदि चौराहे पे ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल की व्यवस्था नहीं हो, तो क्या आपको नहीं लगता वहां पर काफी हौस पौस हो जाएगा और वहां पर एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और यातायात में व्यवधान आएगा। तो इसलिए वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे ही फार्मेसी में भी बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाई बनाए तो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, दवाइयों में इफिकेसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज, दवाइयाँ रिजनेबल रेट पे कंज्यूमर्स को मिले। ऐसा ना हो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कमाने के दृष्टिकोण से दवाइयों के एमआरपी काफी बढ़ा दे। ठीक है। तो और दूसरी चीज, दवाइयों की गुणवत्ता, उनके स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई सिरप के नाम पे हमें शक्कर और पानी का घोल दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को गवर्नमेंट इंश्योर करती है। तो उसने फार्मास्यूटिकल्स के लिए लॉ एंड लेजिस्लेशंस बनाए हैं और इनका पालन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा शेड्यूल है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 45। इसमें जो शेड्यूल्स मेंशन किए गए हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा शेड्यूल आता है, कोई बताएगा आप में से? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताए थे शेड्यूल्स। मैंने आपको बताया था एम शेड्यूल, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एम शेड्यूल की तीन सब क्लासेस होती हैं, M1, M2 और M3। तो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन के लिए भी है, और थेराप्यूटिक एजेंट्स जो इफिकेसी रखते हैं उनके लिए भी है, और मेडिकल डिवाइसेस के भी लिए है। मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस के भी लिए है। तो तीनों की जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है। जैसे पीसीआई कहता है ना, आप यदि कॉलेज रन करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी लैब्स होनी चाहिए, आपके पास इतने इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके पास मेडिसिनल गार्डन होना चाहिए, आपके पास एनिमल हाउस होना चाहिए, है ना, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो सारी लिस्ट को मेंटेन करता है ना कॉलेज, है ना। तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी जब दवाइयां बनाती है तो उनके लिए भी गाइडलाइंस है, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सारी गाइडलाइंस। आपकी फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए, आपको इस तरह की फ्लोरिंग रखना है, इस तरह की वॉल होनी चाहिए, सरिये की थिकनेस कितनी होनी चाहिए यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो, है ना। आप पेरेंटल फॉर्मुलेशंस बना रहे हो तो 1 क्लास एरिया आपको मेंटेन करना है, हैफा फिल्टर लगाना है ना। ये सारे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे गाइडलाइंस है, पूरा बुक है इसका, है ना। आपने देखा होगा कोई भी चीज होती है तो वो नियम कानून के तहत ही होती है ना। जैसे हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, और संविधान के हिसाब से फिर बहुत सारे उसी के बेसिस पे नियम कानून बने हैं, और हर क्षेत्र में नियम कानून है। हर क्षेत्र में नियम कानून है। कोई किसी से शादी करता है तो उसके भी लिए नियम कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट की शादी कब मानी जाएगी। तो हर चीज में नियम है, हर चीज में नियम है, ऐसे कोई चीज है जिसमें नियम ना हो। इवन आप लोग मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो वहां भी इबादत करने के अपने तरीके, अपने नियम है ना। हिंदू मंदिर जाके कभी ऐसे इबादत नहीं करता जैसे मुस्लिम करते हैं, और मुस्लिम कभी वैसे नहीं करता जैसे हिंदू करते हैं। तो तरीके में अंतर है, और वो तरीका स्टैंडर्ड है ना। तो हर जगह नियम कानून है। तो हमारे फार्मेसी के सारे नियम कानून के बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना और उसका स्कोप बताना है कि फायदा क्या है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आया समझ में? मैं अभी आपको केवल ये क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जब आप बुक से पढ़ने बैठो तो आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इसमें है क्या। ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एंड लॉ एंड इट्स स्कोप।
नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ये क्वेश्चन पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और आपकी यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जिस कोर्स को कर रहे हो ये आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बना देगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो होता है जिसके पास लाइसेंस होता है। लाइसेंस देती है स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट्स हैं वो जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करता है उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग लाइसेंस। और उस लाइसेंस के बेसिस पे आप एच शेड्यूल के ड्रग, एक्स शेड्यूल के ड्रग सेल कर सकते हैं, और सी एंड सी वन कैटेगरी के ड्रग, सी एंड सी वन शेड्यूल। अब आप मुझे तीनों कैटेगरी के एग्जाम्पल्स बताइए। एच शेड्यूल की कैटेगरी का कोई ड्रग बताइए। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे एंटीबायोटिक्स। ओके। सी सी वन शेड्यूल के एच हॉर्मोन्स। शेड्यूल में है ट्रामाडोल। हाँ, और एच शेड्यूल में आपका आता है, एक्स शेड्यूल में आता है नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक। नार्कोटिक ड्रग्स में आता है बार्बिचूरेट्स, और आपका बेंजोडाइजोपीन, अल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम, स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, क्लोनाजिपाम। क्लोनाजेपाम, डाइजेपाम, तो ये ड्रग्स आते हैं आपके एक्स शेड्यूल में। तो ये तीनों ड्रग्स की आप डीलिंग कर पाए इसके लिए गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देती है ना। और आप फार्मासिस्ट का और भी सोसाइटी में बहुत सारे रोल्स होते हैं। यदि हॉस्पिटल में काम करेगा तो परचेसिंग का काम करेगा, स्टॉक मेंटेन करेगा, है ना। तो जो लोग भी मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिस्पेंसिंग करेगा, ठीक है। यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी में है तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। यदि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है तो क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस का काम करेगा। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? जब फार्मास्यूटिकल कंपनी में सिरप बनी, टैबलेट बनी, कैप्सूल, पैरेंटल्स बने, तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना होता है ना। तो जैसे पैरेंटल के लिए शाम टेस्ट होता है, लाल टेस्ट होता है ना। ये टेस्ट लगाए जाते हैं जिससे पता चलता है उसमें कोई पायरोजन प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, पायरोजन या पैथोजन। पैथोजन और पायरोजन क्या होते हैं? जो बॉडी में एंटर करेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो दवाइयां हम बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, तो दवाइयों का प्योर होना बहुत जरूरी है। दवाई में इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए। तो दवाइयों के क्वालिटी कंट्रोल के दौरान उसमें एनालिटिकल टेस्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन करके देखा जाता है, उनकी कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है। क्योंकि लेबल पे यदि हमने मेंशन कर दिया है कि इस सिरप में 5 mg ये है, 0.2 mg ये है, तो वो चीज़ उसमें होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly, उतनी ही जितनी कंपनी लेवल पे मेंशन कर रही है। नहीं तो इथिकल इश्यूज आते हैं। कहीं कोई एक आम इंसान यदि लैब टेस्ट करवा ले और लैब टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे कंपनी पे केस कर दे, तो कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनी को बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा, कंपनी को पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और वो जुर्माना करोड़ों में होता है। तो इसलिए कंपनी अपने जितने भी लीगल प्रोस्पेक्टिव्स है उनको कंप्लीट रखती है, ताकि कभी कोई ऑब्जेक्शन ना उठा पाए, कोई लीगल एक्शन ना ले पाए, है ना। तो सोसाइटी में, हेल्थ केयर सिस्टम में आपको फार्मासिस्ट के रोल को डिस्क्राइब करना है। फार्मासिस्ट कहीं ना कहीं मेडिसिन की सेलिंग को प्रमोट करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, है ना। फार्मासिस्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच में मीडिएटर का काम करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, फार्मासिस्ट डिस्पेंस करता है, और कोई भी इशू आता है तो डॉक्टर फार्मासिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जब बनाई जाती है तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट आपस में कंसल्ट करते हैं। फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करता है, सर आप कौन सी मेडिसिन लिखो के बताओ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, और कितनी ऑर्डर करूँ आप एक रफ अंदाजा बता दीजिए। डॉक्टर को पता होता है ना, मैं महीने में इतनी दवाई खपा दूंगा, इतनी दवाई मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ, मेरा डिस्पैच रेट क्या है। कोई डॉक्टर एक दिन में 5 पेशेंट देखता है, कोई 10 पेशेंट देखता है ना। अभी डिपेंड करता है डॉक्टर पेशेंट को कितना टाइम देता है। कुछ डॉक्टर क्या है, पेशेंट की थोड़ी काउंसलिंग करते हैं, थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, उनका फाइल वाइल चेक करेंगे। तो ऐसे डॉक्टर क्या है, थोड़ा सा 10-20 मिनट पेशेंट को देते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसा है, स्टेथोस्कोप उनके चेस्ट पे रखा, जीभ देखी, आंख देखी, और 2 मिनट में पेशेंट निपटा देते हैं। तो हर डॉक्टर का पेशेंट देखने का टाइम अलग अलग होता है, और हर डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसका एक पैटर्न होता है। तो फार्मासिस्ट को पता रहेगा तभी तो वो स्टॉक मेंटेन करेगा। फार्मासिस्ट ने देखा कि मेरे हॉस्पिटल में गायनिक गायनिक डॉक्टर भी बैठती है, ऑर्थोपेडिक भी है, और पीडिया भी है ना। कितनी कैटेगरी के डॉक्टर हैं मेरे हॉस्पिटल में, या मैं मेडिकल स्टोर रन कर रहा हूँ तो मेरे आसपास
कितने कैटेगरी के डॉक्टर बैठते हैं? अरे पीछे एक डेंटिस्ट बैठता है, तो डेंटिस्ट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, है ना? इस हिसाब से आप अपना स्टॉक मेंटेन करोगे। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है तो आपको कुछ ऐसे स्टेरॉयडल इंजेक्शंस रखने पड़ेंगे, उस टाइप की फॉर्मुलेशंस रखनी पड़ेगी जो ऑर्थोपेडिक प्रिस्क्राइब करते हैं। पेन किलर काफ़ी जाएंगे, है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन किलर का यूज़ करते हैं, अर्थराइटिस हुआ, गाउट हुआ, कमर दर्द हुआ, तो पेन किलर तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग है। ऐसा शायद ही कोई मेडिकल स्टोर हो जिसपे पेन किलर ना हो, है ना? और पेन किलर में भी सबसे ज्यादा चलता है आपका आइबुफेन, आइबुपेरा कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चलता है। गवर्नमेंट भी इसका अच्छा खासा ऑर्डर देती है, क्योंकि आइबुफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग में आता है ना? यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाइयों की लिस्ट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सी दवाइयाँ सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग कौन सी है आपकी? एंटी एलर्जिक ड्रग, जिसमें आता है सिट्राजिन, क्लोरफेनेरामिन। ये ड्रग बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो उसको सप्रेस कर देता है, एंटी एलर्जिक ड्रग। दूसरा आपका आता है पेन किलर्स। पेन किलर्स हर व्यक्ति हॉस्पिटल जाता ही जब है, जब या तो उसको ब्लीडिंग हो, तो वो ब्लड खून देख के डर जाता है वो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। या तो उसको पेन हो, या तो उसको फीवर आए, है ना, या तो उसकी बॉडी में कहीं कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसको वो ऑब्जर्व करे कि यार मेरे हाथ से फिंसी हो रही, लाल पड़ रहा है, इस टाइप के कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसकी बॉडी पे अपीयर होंगे, तब वो डॉक्टर के पास जाएगा। पेन होगा या तो ब्लीडिंग होगी। तो ऐसे दो चार पांच चीजें हैं जिनको देख के पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी दवाइयाँ बहुत ज्यादा यूज होती है, जिसमें से मैंने आपको बताया एंटी एलर्जिक ड्रग्स, दूसरा बताया पेन किलर्स, तीसरा आपका होता है एंटी फंगल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा यूज होती है। आपने आपकी लाइफ में कभी ना कभी ये सारे ड्रग्स खाए हैं, आपको शायद पता हो ना पता हो। पेन किलर तो आपने खाया ही होगा, ठीक है। दूसरा, आपने एंटीबायोटिक भी खाया होगा, कोई ना कोई खाया होगा, है ना, जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा। लेकिन एंटीबायोटिक भी आप सबने खा रखा है, आप उसके बारे में भी जानते हैं, पर अभी पढ़ रहे हो तो अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाएगी, है ना। दूसरा, और कौन से ड्रग्स हैं? एक तो आपने देखा होगा एसिलॉक, है ना, और एंटासिड्स, डाइजीन, और इनके जो सिरप्स आते हैं, है ना, ये ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमनली चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी पेन किलर प्रिस्क्राइब करता है तो उसके साथ वो कॉम्बिनेशन में कौन सा ड्रग देगा? उसके साथ वो रेविप्राजोल देता ही देता है। क्यों? क्योंकि पेन किलर का जो साइड इफेक्ट है वो रेविप्राजोल कम करता है, ठीक है। क्योंकि पेन किलर क्या है, एसिडिक नेचर के ड्रग्स होते हैं, और उनकी उनकी वजह से एसिडिटी होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। क्योंकि स्टमक में भी एसिड ही होता है और वो ड्रग भी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो स्टमक में एसिडिटी होगी तो आगे चल के अल्सर कॉज हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर कॉम्बिनेशन में रेबिप्राजोल का ड्रग प्रिस्क्राइब करता है। तो ये ड्रग के कॉम्बिनेशंस का फार्मासिस्ट को अच्छा नॉलेज होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का नॉलेज होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन का नॉलेज होता है। फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसलिंग के थ्रू बताता है कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वाइल यूजिंग दिस ड्रग्स, और इसका फूड के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, और आपको क्या परहेज करना है, इसकी काउंसलिंग फार्मासिस्ट पेशेंट को देता है। वो बताता है कि डॉक्टर ने आपको टेट्रासाइक्लिन यदि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है तो आपको दूध नहीं पीना है, नहीं तो टीथ का डिस्कलरेशन हो जाएगा, परमानेंट दांत पीले हो जाएंगे, कोई डेंटिस्ट ठीक नहीं कर पाएगा फिर। तो ये जो ड्रग के कॉम्बिनेशंस है, इसकी काउंसलिंग, इसकी अवेयरनेस एजुकेशन फार्मासिस्ट सोसाइटी में स्प्रेड करता है, और पेशेंट को बताता है कि भाई ये ड्रग्स आप जब तक खाओगे तो आपको ड्रिंकिंग नहीं करनी है, आपको टोबैको नहीं खाना है, आपको राष्ट्रीय गुटखा, पान मसाला, विमल, ये सब नहीं खाना है। पर हमारे देश के लोग मानते नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो सुपर स्टार है वो विमल गुटखे की ऐड कर रहे हैं, और कहते हैं दाने दाने में है केसर का दम, तो क्यों नहीं खाएगा आम इंसान? तो हमारे देश के जितने भी सुपर स्टार हैं इनको कभी भी गुटखे का ऐड नहीं करना चाहिए, दारू का ऐड, अल्कोहल का ऐड नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, है ना, लीडर को बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो लीडर को हमेशा सही राह दिखाना चाहिए। यदि वो अपने फॉलोअर्स को सही राह दिखाएगा तो सभी फॉलोअर्स सही सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। पर अब क्या करें, राजश्री कितना चलता है हमारे देश में, जबकि आप देखोगे गुटखा पान मसाला की जो पैकेट आती है, लेबल लेबल पे ही मेंशन रहता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ।
कैंसर हो सकता है, और इवन उस पे एक इमेज भी बनी होती है, आपने कभी देखा होगा। गुटखे का जो लेबल है उस पे एक इमेज बनी रहती है जिसमें माउथ कैंसर को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद भी लोग गुटखा खाते हैं, उनको पता है कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है मुंह का। और आप जब कभी मूवी देखने गए होंगे तो आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, ऐड बताते हैं गुटखा और सिगरेट कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद भी लोग खाते हैं, देखने के बाद भी खा रहे हैं। देख लिया कि मक्खी गिर गई, उसके बाद आंखों देखी मक्खी खा रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं सुपरस्टार इसको प्रमोट भी करते हैं। सबको ऐसा लगता है देखो शाहरुख खान इतना अच्छा है और वो भी तो खा रहा है, तो ये जितने भी सुपरस्टार्स हैं इनको गुटखे की एड नहीं करनी चाहिए, उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। इससे आम जनता गलत रास्ते पे चलती है और उनको एक हिम्मत मिलती है। तो फार्मासिस्ट का काम है कि वो सोसाइटी में सोसाइटी को अवेयर करे, उसको रियलिटी बताए कि रियलिटी क्या है। ठीक है। तो फार्मासिस्ट का स्मार्ट और टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है फार्मासिस्ट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सुई से लेके जहाज तक जो कुछ जाता है ना, सर्जिकल डिवाइसेस हो, मेडिसिन हो, सब कुछ फार्मासिस्ट के थ्रू ही हॉस्पिटल में आता है, उसकी साइन से आता है, उसकी साइन से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, माना कि डॉक्टर तलवार से किसी बीमारी को खत्म करता है, लेकिन वो तलवार फार्मासिस्ट बनाता है, और जो जिस चीज को बनाता है उसको उसका बहुत नॉलेज होता है। आपके फार्मासिस्ट सीनियर, आपके भाई, आपके कलीग्स अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी में दिन रात 24 घंटे काम करके दवाइयां बनाते हैं, और उन्हीं दवाइयों को प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है। आप मुझे अंदाजा लगा के बताओ कि यदि दवाइयां नहीं रहेगी तो डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक कर पाएगा? कोई सर्जिकल डिवाइसेस नहीं होंगे, कोई मेडिकल डिवाइसेस नहीं होंगे, तो क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट कर पाएगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि फार्मासिस्ट रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की? बिल्कुल है। नर्सेस को दवाइयाँ कौन देता है? फार्मासिस्ट देता है। आशा, एएनएम कार्यकर्ता, सब सब हेल्थ केयर सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे, सीएससी जिसको हम कहते हैं ब्लॉक में एक होता है, वहां पर दवाइयाँ कौन कौन वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करता है? फार्मासिस्ट करता है। नई दवाइयाँ मार्केट में आती है, उसके बारे में डॉक्टर को कौन बताता है? फार्मासिस्ट बताता है कि साहब मैं फाइजर कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी पिछले 10 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी, जिसके दौरान हमने ये मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च किया है, और ये बाकी के मॉलिक्यूल से इसके साइड इफेक्ट कम है, इसकी इफिकेसी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आप अपने पेशेंट में प्रिस्क्राइब कीजिए। तो ये फार्मासिस्ट ही बताता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो मेडिसिन का प्रचार प्रसार करना, नए मॉलिक्यूल्स को सोसाइटी में पॉपुलर बनाना, ये काम फार्मासिस्ट करता है। क्योंकि दवाइयों के ऐड तो टीवी पे आते नहीं है, इसके लिए क्योंकि आपके फार्मेसी में एक लॉ है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1955। तो ये एक्ट ये कहता है कि आप दवाइयों के ऐड नहीं करोगे, इसलिए कंपनी को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हायर करने होते हैं ताकि वो सीधे लेकिन डॉक्टर से सर कंसल्ट जेनरिक कर सके। मेडिकल सर जेनरिक मेडिसिन के ऐड तो करते हैं सर। बताइए कौन सा ऐड है? सर वो लिफोर्ड हेल्थ केयर मैनकाइंड प्राइम मैनकाइंड का। टीवी पे आता है? सर आता है, अमिताभ बच्चन करता है सर। तो वो ओटीसी की कैटेगरी में आता होगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो एस शेड्यूल के ड्रग्स हैं, वो एक ड्रग बता दो जिसका ऐड आता हो। सिफिक्सिम का ऐड देखा कभी? नहीं सर ऐसे नहीं आता है सिफोडॉक्सिन, लेकिन। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ओटीसी ओटीसी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपने शायद वो लेक्चर नहीं सुना होगा। ड्रग एक तो एक्स शेड्यूल के हो गए, एच शेड्यूल के हो गए, ठीक है, आपके C1 के हो गए। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर से आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, है ना, तो उनके ऐड टीवी में आते हैं। लेकिन जो एच शेड्यूल के ड्रग्स हैं उनके ऐड टीवी पे नहीं आते, तो इनका प्रमोशन कैसे होगा? तो इनका प्रमोशन करेगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मासिस्ट, है ना। जैसे स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है ना, स्टेरॉइड्स हैं, तो स्टेरॉइड्स की यदि कोई फॉर्मुलेशन है, कोई ड्रग है, तो उसके बारे में टीवी पे नहीं आएगा, न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, इसके बारे में सीधे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी आम इंसान को यदि किसी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो क्या आप उसको मिसलीड कर सकते हो? कर सकते हो क्या? हम्म।
जैसे आप सपोज टीवी खरीदने गए और आपको टीवी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सेल्समैन आपको क्या डोमिनेट कर सकता है, मिसलीड कर सकता है? पॉसिबल ही कर सकता है। पर आप यदि खुद ही इंजीनियर हो, आपको टीवी का पूरा नॉलेज है, तो सेल्समैन जो कुछ आपको कहेगा आप समझ पाओगे ना कि वो क्या कहना चाह रहा है और वो सही कह रहा है या नहीं। आप इस बात को इंश्योर कर सकते हो। इसलिए जब डॉक्टर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बात करता है तो वो डॉक्टर को मिसलीड नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि डॉक्टर सब जानता है। यदि यदि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है कि सर हमने इस पे क्लिनिकल रिसर्च की है और हमारा जो डेटा है उसमें इफिकेसी इतनी आई है ना, तो वो डॉक्टर उसको मानेगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, प्री क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है। और डॉक्टर को ये भी पता है कि कंपनी ने यदि कोई नया मॉलिक्यूल लॉन्च किया है तो उसको 10 से 15 साल लग गए होंगे उस मॉलिक्यूल को लॉन्च करने में। 1 मिनट है ना। हेलो, वॉइस क्लियर है? हाँ सर। सर सर ओके। 1 मिनट, ये स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है ना क्वेश्चंस का? दिख रहा है सर। दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ चला गया? इम्पोर्टेंट क्यू क्वेश्चन ऑफ हाँ जूरिश दिख रहा है हाँ ब्रो। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा। 1 मिनट में देखता हूँ कहाँ चला गया। ये है। ठीक है, दिख रहा है अब आपको? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। हाँ ठीक है। जो ड्रग एच शेड्यूल में आते हैं उनके एड्स नहीं आते। ठीक है, जैसे डिस्प्रिन का ऐड आ रहा है, एनासिन का आ रहा है, सेरोडोन का आ रहा है। दीज आर द ओटीसी प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर, नो नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डायरेक्टली यू कैन गो टू द मेडिकल स्टोर एंड बाय इट। तो इन मेडिसिन के ऐड टीवी पे भी आ सकते हैं और इन मेडिसिन को आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। तो फार्मासिस्ट का रोल आप लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर हो नहीं सेकेंड ईयर हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है, इस पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है। डिफाइन फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ इथिक्स, मतलब फार्मास्यूटिकल के नियम कानून के बारे में आपको बताना है, लॉस के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो? क्या कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर खोल सकता है विदाउट लाइसेंस के? नहीं खोल सकता। खोलेगा तो उसको 6 महीने की जेल हो सकती है या उस पे 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ते हैं? यदि आपने कोई गुनाह किया है तो उसमें आपको कितनी सजा हो सकती है और कितना आप पे आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। ठीक है। तो आर्थिक दंड होता है, एक शारीरिक दंड होता है। शारीरिक दंड में आता है जेल और फांसी, और आर्थिक दंड में आता है पेनाल्टी। आपको कह दिया जाएगा भाई इतना जुर्माना दे दो तो आप बच जाओगे। तो ये दो टाइप के दंड दिए जाते हैं। व्यक्ति गुनाह करने से डरता है इसलिए क्योंकि वो अर्थ को अर्थ देने से भी डर घबराता है और सजा से भी घबराता है। कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो पैसा देने से तो नहीं घबराते, लेकिन सजा से तो घबराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जेल में 6 महीने के लिए बंद कर देंगे, ना मोबाइल रहेगा और ना किसी से कोई कम्युनिकेशन रहेगा। तो व्यक्ति गुनाह को अवॉइड करता है, इसलिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। कोई व्यक्ति यदि वो घर पे गांजा रखता है तो वो पकड़ा सकता है। गांजा यदि उसके पास पकड़ा जाएगा तो उसको सजा भी हो सकती है और आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जैसे कि जो लोग सट्टा खेलते हैं तो ऐसे ही एक होता है दीवानी मामले, सिविल मुकदमे, ये सब अलग अलग है। वैसे ही फार्मेसी के भी लॉ एंड एथिक्स है। जैसे कोई व्यक्ति घर पे कोई भी ड्रग्स रखता है बिना लाइसेंस के, तो उस पे भी केस हो सकता है, उसकी भी कंप्लेंट हो सकती है। तो ऐसे फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ इथिक्स, जैसे एक व्यक्ति ने अभी कुछ साल पहले दवाई की कंपनी खोली थी और वो क्या करता था, शक्कर को पानी में मिलाता था और बोतल में भर के बेचता था, यही काम कर रहा था वो। तो 1 आध साल बाद उसकी कंपनी बंद हो गई, है ना, उस पे केस हो गया। तो ये सब फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ इथिक्स आपको बताने हैं। ठीक है। इसमें आपको आप एलिजिबिलिटी बता सकते हो फार्मासिस्ट बनने के लिए, ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। और जितने भी शेड्यूल्स शेड्यूल भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ
ओ सॉरी, फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स में यही सब आता है। तो आप शेड्यूल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पोजीशन कैसे होता है, सेलिंग कैसे होती है ना। तो ये सब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टॉयलेट प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यही आता है फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स में। मतलब दवाइयों से रिलेटेड नियम कानून आपको जितने भी पता है वो सब आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई। ठीक है, आई यहाँ पर प्रिंट नहीं है। आई पीसीआई, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो पीसीआई ने ही डिजाइन किया है। ठीक है, आपका जो लाइसेंस का कोर्स है, डिग्री डिग्री लाइसेंस का कोर्स है, एम फार्मा है, फार्म डी है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी और फॉर्म डी, इनके जो सिलेबस है वो कौन डिसाइड करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और अभी इसने रिसेंटली ऑल ओवर द इंडिया सेम सिलेबस कर दिया है। सभी बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। पहले ऐसा था कि स्टेट वाइज सिलेबस चेंज हो जाता था, पर अभी पीसीआई की गाइडलाइन ऐसे है कि एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाए भारत के सभी फार्मासिस्टों को। तो सिलेबस सेम हो गया है। दूसरा, आपके प्रैक्टिकल्स डिजाइन करता है। तो पीसीआई के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन, इसका ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि फार्मासिस्ट की जो एजुकेशन है, फार्मेसी एजुकेशन, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करते हैं और समय समय पे नोटिफिकेशन लॉन्च करते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि कॉलेज खोलना चाह रहा है तो उसको पीसीआई अप्रूवल की जरूरत है। तो पीसीआई के गाइडलाइंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा, पीसीआई इंस्पेक्शन करेगा। यदि कॉलेज के पास में सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उसको अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं तो पीसीआई डेफिशिएंसीज बताएगा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप आपके पास 2 लैब कम है, आपके पास कंप्यूटर लैब नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास पर्याप्त टीचिंग स्टाफ नहीं है ना। ऐसे करके डेफिशिएंसी बताएगा, यदि आप वो पूरी करते हो तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, है ना। और हर 1-2 साल में पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है कॉलेजेस में, क्योंकि पीसीआई एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है ना, कि एजुकेशन फार्मासिस्ट को सही एजुकेशन दी जा रही है नहीं, उसको प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं नहीं, है ना। क्योंकि कॉलेजेस ही तो है जो फार्मासिस्ट तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनके ऊपर बैठा है पीसीआई। तो पीसीआई के बहुत सारे फंक्शंस है। कॉलेज को अप्रूवल देना, कॉलेज के कोई अप्रूवल है उसको कैंसिल करना, है ना, उसके अप्रूवल को विड्रॉ कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है 1-2 साल के लिए। तो ये सारी पावर्स हैं। आपके सिलेबस में चेंज ला सकता है पीसीआई, प्रैक्टिकल्स में चेंज ला सकता है, और जो आपके लैब के इक्विपमेंट्स है उनकी लिस्ट जारी करता है कि कौन सी लैब में कितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो बहुत सारे काम है पीसीआई के। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है क्वेश्चन आपको डी टैब। ठीक है, व्हाट इज डी टैब, डिस्क्राइब अबाउट ऑल मेंबर्स। तो डी टैब क्या होता है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा टेक्निकल बोर्ड होता है जो कि ड्रग्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है तो उनको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। हर फील्ड के स्पेशलिस्ट उनके टच में रहते हैं ताकि वो उनको एडवाइस दे पाए। हम एडवाइस तो एक्सपर्ट से ही लेंगे ना। यदि गवर्नमेंट कोई काम कर रही है और उसको दवाइयों से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पॉलिसी मेकिंग के लिए कोई सहायता चाहिए, तो वो किससे लेगी? तो इसलिए गवर्नमेंट ने डी टैब बनाया, और डी टैब में सभी जो फार्मेसी फील्ड के महान दिग्गज हैं, जो जिनका नॉलेज अच्छा है ना, तो उनको शामिल किया। और मीटिंग होती है समय समय पे, और उनसे सलाह ली जाती है कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो करे क्या, ऐसा करे तो इसके क्या परिणाम आ सकते हैं, आप अपनी सलाह दें, है ना। तो पूरा उसका डिस्कशन होता है मीटिंग में, है ना। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मैं आपको अभी बताऊं कि इसको अभी बताऊंगा तो फिर आगे के क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये मैं आपको क्वेश्चन एक काम करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में भी बता दूंगा, है ना, काफी डिटेल में, तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा तो फिर अपना भी टाइम खत्म हो जाएगा और फिर एक ही क्वेश्चन हो पाएगा अपना डी टैब वाला। क्योंकि इवन मैं आपको डी टैब ही पढ़ाऊं तो कम से कम मुझे 30-40 मिनट का समय चाहिए रहेगा। तो अभी हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं किसी क्लास में आपको डी टैब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा डी टैब को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। एमसीआई से भी आएंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होंगे,
है ना। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होंगे, और यदि सेंट्रल लेवल पे बनाया जा रहा है तो हर स्टेट का फार्मासिस्ट होगा, है ना। अब कोई चीज सेंट्रल लेवल पे होती है तो उसमें स्टेट के मेंबर्स होते हैं या नहीं। जैसे सेंट्रल लेवल पे कोई चीज हो रही है तो उसमें हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां से मेंबर्स आएंगे, है ना। एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एनसीआई नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आयुष बोर्ड होता है। आयुष बोर्ड किसके लिए होता है, बीएमएस डॉक्टर्स के लिए होता है। होम्योपैथी के डॉक्टर्स का बोर्ड होता है। तो ये सब बहुत सारे बोर्ड्स बने हुए हैं हमारी कंट्री में। और ये बोर्ड का काम क्या है, ये अपनी अपनी फील्ड के ये शीर्ष पे बैठे हुए हैं। ये उस चेयर पे बैठे हुए हैं जहां से हर चीज स्प्रेड होती है इनके माध्यम से। और ये ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले लेते, मीटिंग करते हैं। 5-7 मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के बाद एक मेमोरेंडम तैयार करते हैं रिटर्न में कि भाई ऐसा होना चाहिए। फिर उसका पालन किया जाता है ना। तो ये सब रेगुलेटिंग बॉडीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो डी टैब आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डी टैप का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डी टैप क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। लिख पाओगे क्या, पूरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। और इवन आपको फुल फॉर्म भी पता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। लिख दोगे कि नहीं। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इतना सुपरफिशियली कि कहीं आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए एग्जाम में। क्योंकि आपको यदि पूछ भी मिल गई ना तो आप पूरी बहस ताकत लगा के खींच ही लोगे जैसे तैसे, है ना। तो ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि डी टैब डीप में होता क्या है। अभी मैंने आपको इसको सिर्फ 2 लाइन में ये बताया है ताकि आप इसको थोड़ा सा बुक से जब पढ़ो तो आपको एक अंदाजा रहे कि भाई डी टैब क्या है। फिर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आने लगेगा। बुक में इसके मेंबर्स दिए होंगे, कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है। ठीक है। तो ये सब उसमें दिया रहेगा बुक में, तो आप वहां से पढ़ना। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब अबाउट डीआई एंड फंक्शन। डीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग इंस्पेक्टर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डीआई के फंक्शंस के बारे में। ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप ही लोग दोगे, सुनील शर्मा जी बताएंगे। बताओ हाँ सर। सुनील, डीआई क्या करता है। डीआई तो पहले तो सर फार्मेसी का लाइसेंस के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं जाके देने पड़ते, सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है। फिर वो चेक करते हैं, फार्मेसी में आते हैं, वेरीफाई करते हैं कि फार्मेसी प्रॉपर है नहीं है, सब चीजें है नहीं है। हम्म। फिर 6-6 महीने में आके चेक करते रहते हैं कि डिस्पेंसिंग प्रॉपर हो रही है, दवाइयों की रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं कि नहीं, H1 हम्म। के ड्रग के रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं, कौन कौन सी दवाइयाँ चला रहे हैं। हम्म। जो गायनेकोलॉजिस्ट की दवाइयाँ हैं, हम्म। वो दवाइयाँ तो नहीं रख रहे फार्मेसी में। हम्म। और गायनेकोलॉजी डॉक्टर ही नहीं है और फार्मेसी में दवाइयाँ तो नहीं है, खुद होके तो हम्म। नहीं बेच रहे अपने आप बिना कोई हम्म। डॉक्टर के। वो सारी हम्म। चीजें चेक करते हैं, अगर गलत है कुछ फार्मेसी में हम्म। तो फिर नोटिस देते हैं या बंद कर देते हैं, फार्मेसी को सील लगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। यही लिखना है सुनील जी, आपको फुल मार्क्स मार्क्स मिलेंगे। डीआई के फंक्शंस, है ना। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होते हैं। हाँ जैसे भोपाल में कोई दवाई की कंपनी है, वहां पर इंस्पेक्शन होगा तो उसमें भी डीआई जाएगा। पर क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर दवाइयों की कंपनियां नहीं है वहां पर केवल मेडिकल स्टोर का काम करते हैं डीआई। और यदि दवाई की कंपनियां हैं तो उनके भी इंस्पेक्शन, उनका भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, नहीं तो उस चीज को इंश्योर करते हैं। तो डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यदि कोई भारत में फार्मेसी में एडमिशन लेता है तो उसका सपना होता है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर की जो जॉब है वो क्रीम जॉब में आती है, और इसमें इनकम भी बहुत जबरदस्त है। एक कलेक्टर जितनी इनकम होती है डीआई को 4-5 साल बाद। क्योंकि डीआई डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मेडिकल स्टोर होते हैं। तो डीआई पूरे मेडिकल स्टोर का मैनेजमेंट, वहां पर क्वालिटी इंश्योर करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन करना, करवाना, इंश्योर करना हो रहा है या नहीं, तो ये सब डीआई का काम होता है। और जनरली मेडिकल स्टोर भी खुलते हैं तो डीआई को उसमें भी प्रॉफिट होता है। वैसे तो ये चीजें थोड़ी सी इलीगल होती है पैसा खिलाना, लेकिन चलता है ना। आपने देखा होगा डीआई को बहुत ज्यादा पैसा ऑफर होता है। दवाई की कंपनियां तो बहुत ज्यादा पैसा ऑफर करती हैं, है ना। क्योंकि मेडिकल स्टोर का तो टर्नओवर 2-4 5 लाख होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होगा। दवाइयों का जहाँ प्रोडक्शन होता है तो दवाइयों की कंपनियों का तो टर्नओवर करोड़ों अरबों में रहता है। तो वहां से डीआई को अच्छा पैसा ऑफर होता है। तो
ये सब मैं आपको मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, इसको एग्जाम में मत लिखना। एग्जाम में आप एग्जैक्टली वो लिखना जो सुनील शर्मा जी ने बताया है। शर्मा ही सरनेम है ना? हाँ, जी सर। सुनील ने जो बताया है, वो एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। डीआई सैंपल कलेक्ट करता है, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करके उसको ड्रग एनालिस्ट को भेजता है ना? तो ड्रग एनालिस्ट उसको एनालिसिस करके बता देता है डीआई को कि भाई ये ड्रग परफेक्ट है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, लेवल पे जो मेंशन किया गया है वो एकदम बढ़िया है। और डीआई के पास पावर होती है, वो छापामारी कर सकता है, ठीक है, उसको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सरप्राइज विजिट करके भी आपके मेडिकल स्टोर पे इंस्पेक्शन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको बता के ही आएगा, वो कभी भी आ सकता है, सैंपल कलेक्ट कर सकता है ना? और वो सैंपल के आधार पे आपके लाइसेंस को सस्पेंड तक करवा सकता है वो। हालांकि करवाता नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा दे दुआ के काम चल जाता है। और किसी भी कोई कंपनी ने कोई ड्रग मैन्युफैक्चर की है और वो मार्केट में सेल हो रही है, लेकिन उसके बैच में यदि कोई डिफेक्ट है, तो पूरा बैच डीआई विड्रॉ करवा लेता है। उसमें यदि कोई डिफेक्ट है, यदि ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, कंप्लेंट्स बढ़ रही है, तो डीआई बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, मान के चलो आप, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी करें और डीआई बनने की कोशिश करें। ठीक है? क्योंकि डीआई की बनने की एज भी 45 साल रखी गई है। तो जिनकी भी एज अभी जैसे 30-35 साल होगी, तो वो बी फार्मेसी करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर बनने का प्रयास करें, क्योंकि आपके फार्मेसी फील्ड की इससे बढ़िया कोई भी जॉब नहीं है। इसके आगे बिजनेस भी फेल है, और इसके आगे गवर्नमेंट बाकी छोटी मोटी जॉब्स भी फेल है। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने का आप में से कुछ लोग प्रयास करें, बिल्कुल बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद ही डीआई के लिए प्रयासरत हूँ, मैं 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन बहुत कम नंबरों से हर बार मेरा सिलेक्शन रुक गया है, और पोस्टें बहुत कम आती है, और 5 साल में एक ही बार एग्जाम होता है ना? बाकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब तो मुझे लग चुकी है, एक जॉब तो मैं रिजाइन भी कर चुका हूँ करके। तो वो जॉब्स तो कोई बड़ी बात नहीं, इजिली पेपर क्लियर हो जाते हैं। लेकिन डीआई में थोड़ा सा करप्शन भी काफी चलता है, क्योंकि बड़ी पोस्ट है। और जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, यहाँ पर दवाई की कंपनियां बहुत ज्यादा है ना? तो कोई भी चाहता है, सरकार चाहती कि हमारा बंदा हो तो उससे क्या है, बहुत सारी चीजें रहती है, ये ऐसे ऑफिशियली बोलना सही नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए इन सब चीजों का। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इंसान मेहनत करता है उसको आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, देर सवेरे फल जरूर मिलता है ना? और निष्काम कर्म हम सभी को करना चाहिए। फिर फल देना नहीं देना ये सब भगवत इच्छा पे छोड़ दो आप। तो डी टैब है, डी टैब कर लेना आप, डीआई का फंक्शन है। ठीक है? डीआई बनने की क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीआई बनने की एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपका बी फार्मा होना चाहिए, या तो आपका बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना? अब कुछ स्टेट में इसके नियम कानून थोड़े से बदल जाते हैं। आपको C और C1 प्रोडक्ट्स की जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां से आपको 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका यदि एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो एक्सपीरियंस को वेरीफाई कर लेते हैं। वो आपसे कह देते हैं भैया सैलरी स्लिप दिखाओ, है ना? या वो वहां पर बात कर लेते हैं, अटेंडेंस मंगवा लेते हैं आपकी कि आप गए हो कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे, फर्जी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देते थे। साहब हमने भोपाल की मंडीदीप में बायोस्पान कंपनी में 1.5 साल काम किया है, जबकि वहां एक दिन नहीं गए वो, केवल सर्टिफिकेट लेने गए थे और पैसा दिया था। तो उस चीज को इंश्योर किया जा सकता है ना? बहुत सारे जो लोग ऊपर बैठे हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है भैया कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाओ, यदि ये आता था रोज तो। अब तुम गए नहीं हो तो कहाँ से रिकॉर्डिंग रहेगी? और इंडस्ट्री में तो कैमरे लगे होते हैं, इंडस्ट्री में कैमरे लगे होते हैं, आप बोल नहीं सकते कि मैं 1.5 साल रेगुलर गया हूँ बायोस्पान में। और आप बोलोगे सही गए हो तो फिर बोलोगे तो कोई बात नहीं, और यदि आपने झूठ कहा तो पकड़ा सकता है वो। हाँ, बहुत आसानी से पकड़ा सकता है। आपको बोलेंगे बैंक की डिटेल दिखाओ, पहले आपसे पूछ लेंगे कितना पैसा मिलता था, बोले साहब 20,000 रुपये मिलता था, कब आता था, बोले हर महीने की 10 तारीख को। फिर आपसे तीसरा सवाल ये होगा, ठीक है अपने बैंक की डिटेल दिखा दो। 1.5 साल आपने लिए ना, 20-20 हजार रुपए, डिटेल दिखाओ। कहाँ से दिखाओगे? कर ही नहीं सकते जनरेट, कंपनी भी नहीं कर पाएगी, आप भी नहीं कर पाओगे, तो पकड़ा जाओगे, है ना? तो अभी तो खैर अपने एमपी में नहीं मांग रहे हैं शायद, ऐसा सुनने में आया था। एमपी में नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ स्टेट में लगता है, और पहले एमपी में भी लगता था। 1.5 साल का एक्सपीरियंस बी फार्मेसी के बाद में,
1.5 साल काम करो, उसके बाद आप डीआई बन सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पोस्ट निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पोस्ट निकालती है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, है ना। एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा लेवल पे आप फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट आता है इसका, व्हाट इज मैजिक रेमेडी और डिस्क्राइब अबाउट प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट। इसमें मैंने आपको अभी बताया कि ड्रग्स की जो मार्केटिंग है वो एज शेड्यूल के ड्रग्स हैं, वो टीवी पे उसके ऐड नहीं आएंगे। ठीक है, एमआर डॉक्टर को प्रमोट कर सकता है, और डॉक्टर को वो विजुलेट भी दिखा सकता है, डॉक्टर को वो वीडियो भी दिखा सकता है। यदि कोई कंपनी है वो अपने ड्रग्स के यदि वीडियो बनाती है मार्केटिंग पर्पज से, तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर्स को दिखाया जाए, न कि आम इंसान को। ठीक है, तो इसमें जैसे ताबीज आता है। ताबीज जो होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ताबीज बांध लो, धागा बांध लो, साइटिका ठीक हो जाएगा। तो ये सब इलीगल एक्टिविटी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसकी पिटिशन भी कोई फाइल कर सकता है कोर्ट में चाहे तो। कैसे फाइल कर सकता है, क्योंकि ये एक्ट है ना, और इस एक्ट में मेंशन है, कोई व्यक्ति यदि कह रहा है कि मैं काला धागा बांध के साइटिका ठीक कर सकता हूँ, तो आप उस पर केस कर सकते हो इस बात को लेके। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि काला धागा बांधने से बीमारी ठीक हो रही है। ऐसे में काला धागा बांधने से बीमारी ठीक हो रही है तो दवाई की कंपनियां खरबों रुपए खर्च कर रही हैं दवाइयों के रिसर्च में। अभी कोविड आया था तो कर देते काला धागा बांध के ठीक, कोई सामने नहीं आया उस वक्त, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया कि मैं इतने कम समय में लोगों को उल्लू कैसे बनाऊं। नहीं तो लोग उसमें भी उल्लू बनाना शुरू कर देते, लेकिन सबको समझ में आ गया था कि भैया घर से बाहर निकले तो जान ही चली जाएगी, और कोई कोविड का पेशेंट आया तो हम ही निपट जाएंगे। तो किसी ने धागा बांध के कोविड ठीक नहीं किया, लेकिन हो सकता है कुछ सालों में लोग धागा बांध के कोविड भी ठीक करना शुरू कर दे। तो ये सब गुमराह किया जाता है। और इस एक्ट में कुछ ऐसी बीमारियां बताई गई है जो एलोपैथी ठीक ही नहीं कर सकती। आपको कोई एमबीबीएस डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैं आपका डायबिटीज जड़ से ठीक कर दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती है। अब कोई डॉक्टर कह रहा है कि मैं आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ा दूंगा, तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस वो आपकी टेम्परली बढ़ा सकता है, परमानेंटली नहीं बढ़ा सकता। और वो कह रहा है तो ये गलत है। तो जितनी भी ये सिडानाफिल टडालाफिल, ये जो मेडिसिन आती हैं जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, आपके इरेक्शन को इम्प्रूव करती हैं, तो इन सब दवाइयों को ऐसे आप प्रमोट नहीं कर सकते कि भाई आपका परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन चला जाएगा, नहीं जाएगा। दवाई खाओगे तो इरेक्ट होगा, और दवाई का असर गया तो इरेक्शन फिर वापस जहां का वहीं आ जाएगा, और फिर अगली बार इरेक्शन के लिए फिर दवाई खानी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी है, क्योर नहीं है, है ना। इसलिए आपने देखा होगा लोग क्लिनिक खोल के बैठे हैं, इसका इलाज तो उसका इलाज, वेद रहमानी तो मंगलवार मिले तो शाम को मिले तो गुप्त रोगी मिले। ये सब ऐड आपने देखे होंगे, ये सब फर्जी फेक ऐड है इस नियम के हिसाब से। ये नियम पे ये सारे एड्स खरे नहीं उतरते, है ना। हम ताबीज बांधेंगे, हम भभूत फूक के आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, हम आपके पेट पे मुंह लगाएंगे तो हमारे मुंह में पथरी आ जाएगी। ऐसा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। वो एक राजस्थान की लेडी थी, वो आसपास खूब ऐसा ऐसा होती थी, और फिर पेट पे मुंह लगाती थी और ऐसे करके निकाल के दे देती थी 4 पत्थर। है ना। तो ये सब क्या है, इन सब लोगों से आप बचें और लोगों को सही सलाह दें, है ना। ये आबा बाबा के चक्करों में ना पड़ें। आप सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये सब चीजें क्या है, इंसान को मतलब गुमराह करती हैं, और उनका पैसा कमाने का तरीका है, और कुछ भी नहीं इससे ज्यादा। बड़े बड़े आबा बाबा आए और सब आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर हुआ करते थे, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हुआ करते थे। आप मुझे बताओ, एक वक्त था कि लोग, नाम तो वैसे लेना सही नहीं है ना, आपने पर न्यूज में सुनी रखा है तो मैं बता देता हूँ। आसाराम, करोड़ों भक्त थे, जान देने को तैयार थे, भगवान से बड़ा मान लिया था, लेकिन उसके बाद भी आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो किया होगा, तभी जेल जाना पड़ा। कुछ तो रिपोर्ट आई होगी, कुछ तो रिपोर्ट आई होगी, तभी जेल की सलाखों के पीछे है। इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे भक्त हैं, और वो उनके बारे में कभी गलत नहीं सुन सकते। इसके लिए किसी का मर्डर भी हो सकता है ना। इसलिए इन सब विषय पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप बहुत समझदार हैं। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो ड्रग रेमेडी एक्ट है, इसके तहत बहुत सी चीजें प्रोहिबिटेड है,
और वो चीजें में आता है ताबीज से बीमारी ठीक करना, मंत्र से बीमारी ठीक करना, हाथ में गंडा बांधते हैं ना धागा, उससे बीमारी ठीक करना, है ना, और झाड़ा फूकी, ठीक है, तिलिस्म, ये सारी चीजें इसमें आती है, ताबीज, ये आपको लिखना है, इसमें आएगा एग्जाम में। तो ये आपका ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट हो गया। ये आया था 1954 में। कब आया था? 1954 में ये आया था। और जब ये आया था तो ये आया ही इसलिए था कि लोग बहुत उल्लू बनाते थे, कोई भी किसी को उल्लू बना देता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई कोई ऐसा नियम कानून लाया जाए कि इनकी दुकान सब बंद हो, ये तो टपरी खोल खोल के बैठे हैं और पैसा कमा रहे हैं, आज टपरी यहाँ कल टपरी वहां, आज वैन लेके बैतूल में है तो कल इनकी वैन पहुंच जाएगी सीधे सीहोर, भोपाल, फिर वहां पर लोगों को चूना लगाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ना यार, जो आपको दवाई दे रहा वो वैन में बैठा हुआ है, कभी भी निकल लेगा वो। ये उसने गियर डाला और ये एक्सीलेटर दिया और फाड़ी, आप क्या करोगे? और आपको जो तेल दिया उस पे कोई लेबल भी नहीं है, पता ही नहीं है आपको क्या पी रहे हो, आप क्या लगा रहे हो। उसने तो बोल दिया साहब तेल से मालिश करो, तो 6 इंच की जगह 7 इंच का हो जाएगा, पर लेवल पे पता ही नहीं कि है क्या। ऐसे करके उल्लू बना रहे हैं, और इन चीजों में ज्यादा उल्लू बनाया जाता है क्योंकि इसमें लोग व्यक्ति किसी को कुछ बता नहीं पाता ज्यादा, तो इसलिए वो धीरे से चुपचाप से बोलता है, और चुपचाप से बोलने वाले का समझ जाता है कि हाँ इसी को उल्लू बनाएंगे, है ना। तो ये सब चीजों में बहुत उल्लू बनाया जाता है। तो ये रहमानी वैद और कौन से इनके झांसों में कभी कोई भी ना पड़े, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और परमात्मा ने यदि आपको, आपकी जीवन शैली अच्छी है, ठीक है, आपकी जीवन शैली अच्छी है, खान पान अच्छा है, उसके बाद भी यदि आपको कोई बीमारी हुई है, तो आप परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी वो। क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा वो भरता है, और बीमारी के रूप में ईश्वर उसको कहीं ना कहीं दंड देता है, और उस दंड से आपको ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई नर्स बचा सकती है, ना कोई रहमानी बचा सकता है, ठीक है। तो ये वैद हकीम, वो एक कहावत है ना, नीम हकीम खतराए जान, है ना। आधा अधूरा जो ज्ञान है मेडिकल फील्ड में वो इंसान की जान ले सकता है, ठीक है। तो यही सब इसमें आपको पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है ऑफेंसेस एंड प्रोहिबिटेड ऑफें, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन नार्कोटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। तो नार्कोटिक्स में वो ड्रग्स आते हैं जिनसे लोग नशा करते हैं। बीमारियों का ट्रीटमेंट तो होता ही होता है, लेकिन लोग इसका मिसयूज करते हैं, इनसे नशा करते हैं। तो नार्कोटिक ड्रग्स पे मतलब कानून बने हैं, नार्कोटिक इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, है ना। ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, तस्करी होती है, इसमें हीरोइन, स्मैक, है ना, ये सब इसका मिसयूज करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को लत लगा दी जाती है, शुरू में उनको 2-3 पुड़िया फोकट में पिलाई जाती है, और पता है कि ड्रग डिपेंडेंस आ जाएगा, और फिर बिना ये दवाइयों के रह नहीं पाएंगे, और नहीं रह पाएंगे तो फिर ये दवाई खरीदने के लिए हमें पैसा देंगे और कहीं से भी पैसा लाएंगे, तो ये चीज क्राइम को बढ़ाती है, ये चीज क्राइम को बढ़ाती है। और एक व्यक्ति यदि नशे की लत में पड़ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपनी नशे के लिए किडनी भी बेच सकता है, और अपने पड़ोसी की किडनी भी बेच सकता है, लेकिन उसको पैसा चाहिए नशा करने के लिए। मैंने ऐसे ऐसे नशेड़ी देखे हैं जिन्होंने अपने घर के लैपटॉप बेच दिए, घर पे चोरी कर ली, केवल नशे की लत को पूरा करने के लिए। तो नशे की लत बहुत बुरी होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक है जो हीरोइन, स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, ये जो मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, इसके नशे में यदि कोई पड़ जाए ना, तो वो अपने आप को भी खत्म कर सकता है, लेकिन लत नहीं छूटती उसकी, कुछ भी कर सकता है वो। लोगों ने अपनी पत्नियों को बेच दिया, गर्लफ्रेंड का सौदा कर दिया नशे के लिए, इतनी जबरदस्त लत होती है नशे की। तो ये जो है, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति नशेड़ी बन जाए, पर गवर्नमेंट को नारकोटिक से दवाइयां बनानी है, नारकोटिक सब्सटेंसेस से तो दवाइयां बनानी है, तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करती है कि दवाइयां तो बने लेकिन मिसयूज ना हो। अब जैसे किसी को आपने चरस, गांजे, हीरोइन से रोका, पुड़िया फूकने से, तो वो दवाइयों के थ्रू नशा करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नार्कोटिक ड्रग्स ना ले, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, और इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। नार्कोटिक ड्रग्स को गवर्नमेंट सहन नहीं करती, क्योंकि इसमें जब व्यक्ति जब नार्कोटिक ड्रग्स का नशा करता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो दिन दहाड़े 50 लोगों को मार देगा नशे में वो।
ऐसा नशा होता है ये, अपने आप को मार लेगा। लोग अपनी उंगलियां काट लेते हैं, अपनी नसें काट लेते हैं, ऐसे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जो मतलब उनको मानव से हैवान बना देती है। आपने हॉलीवुड की कुछ मूवीज देखी होगी, किसी ने नशा किया तो उसको 48 घंटे तक पता ही नहीं कि उसने क्या क्या किया, और जब उसका वीडियो उसको दिखाया कि उसने 4 लोगों को मार दिया, उनका खून पी लिया, तो उसको वो यकीन ही नहीं कर रहा कि ये सब मैंने किया है। तो उसमें इंसान का जो माइंड है उसका डायमेंशंस बदल जाते हैं, उसको पता ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है। और फिर जब वो नशे से बाहर आता है तो वो बोलता है, अरे ये सब कर दिया क्या मैंने, ये तो बहुत गलत किया, मेरे को तो सजा मिलनी चाहिए। खुद ऐसा बोल देगा वो देख के। मतलब नशा व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से बदल दे रहा है। तो ऐसा बदला हुआ दिमाग समाज के लिए हानिकारक है या नहीं? बहुत हानिकारक है। इसलिए नशा कभी भी किसी भी रूप में हमें नहीं करना चाहिए। नशा से हमें कभी कोई फायदा नहीं है। वैसे तो अल्कोहल और तंबाकू के नशे छोटे होते हैं, लेकिन ये भी शरीर को बर्बाद करते हैं। आप देखना, कभी दारू पीने वालों में स्टेमिना नहीं मिलेगा आपको, उनमें पावर, शक्ति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि दारू इंसान के दिमाग को कमजोर बनाती है। थोड़ी सी लोगे तो दवाई है, लेकिन व्यक्ति थोड़ी सी लेता कहाँ है? थोड़ी सी तो आपको डॉक्टर ही दे देगा बीमार पड़ने पे। थोड़ी सी आपको लेना ही है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा। आप जाके ठेके से क्यों खरीद रहे हो? हमारा भारत देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन सबको पीछे छोड़ देगा। बस भारत भारत को नशा मुक्त बना दो आप। जिस दिन भारत नशा मुक्त हो गया तो उस दिन फिर से भारत सिरमौर हो जाएगा, जगत गुरु हो जाएगा, जैसा भारत पहले जगत गुरु था। अब भारत जगत गुरु नहीं है। ब्रिटेन कहते विकसित देश है, अमेरिका कहते विकसित देश है। हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित देश क्यों नहीं है हमारा देश? तो नशा मुक्त हमारे देश को हमें बनाना है। ये दारू के पूरे ठेके बंद कर दो। ये लोग पुड़िया जो चरस गांजे की बेच रहे हैं, हमारे देश के युवा को खोखला कर रहे हैं। आप बताओ, एक कॉलेज स्टूडेंट नशा करेगा, उसकी मेमोरी कम काम करेगी, वो क्या क्या पढ़ाई करेगा? वो नहीं कर पाएगा पढ़ाई। आज मैं छोटे छोटे 12वीं वाले बच्चों को देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इनको ड्रग्स कहाँ से मिल जाते हैं। मैंने भोपाल में कई बच्चों को, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग दी है मैंने, और मैंने देखा है कि 12वीं का, 11वीं का, 10वीं का बच्चा नशा कर रहा है, ड्रग्स की पुड़िया फूक रहा है, स्मैक, ब्राउन शुगर, न जाने क्या क्या नहीं है उसके पास, कहाँ से आ रहा है। तो हमारे देश के युवाओं को खोखला, उनके दिमाग को खोखला किया जा रहा है, उनके दिमाग को खत्म किया जा रहा है, उनके सोचने समझने की शक्ति को खत्म किया जा रहा है, ताकि हमारा देश कभी आगे ना बढ़ पाए, हम कभी जगत गुरु ना बन पाए। तो हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टॉयलेट प्रिपरेशन और नारकोटिक्स का मिसयूज ना हो, क्योंकि ये ड्रग डिपेंडेंस पैदा करता है। आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, ड्रग अब्यूज क्या है, ड्रग डिपेंडेंस क्या है ना? तो ड्रग अब्यूज होता है ड्रग से नशा करना। ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है? बिना दवाइयों के रहना पाना, जीने के लिए दवाइयों पे डिपेंड हो जाना, और ना मिले तो फिर अंदर से बेचैनी होना कि नहीं, ये दवाई तो मुझे खानी है। नाइट्रामेट आता था, लोग उसी से नशा करते थे, है ना? दवाइयों का मिसयूज हो सकता है, किसी व्यक्ति को नींद की गोली खिला दी, उसके घर पे चोरी हो गई, डकैती हो गई, है ना? किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत घटना घट गई। तो दवाइयों के बहुत सारे मिसयूज भी है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि दवाइयों के मिसयूज हो। और उसमें भी टॉयलेट प्रिपरेशन के और नारकोटिक के। टॉयलेट प्रिपरेशन में क्या आता है? अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे इसमें रम हुआ, वाइन हुआ, है ना, जितनी भी ऐसी चीजें जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, क्योंकि अल्कोहल से भी नशा होता है, नारकोटिक से भी नशा होता है ना? आपका जैसे मॉर्फिन हुआ, मॉर्फिन से आपका कोडीन, कोडीन फॉस्फेट का सिरप आता था, कोरेक्स। बॉटल गटक जाते थे लोग, पूरी बॉटल एक बार में गटक जाते थे। बोले क्वार्टर आता 100 रुपए का, सिरप आता 60 रुपए का, कौन क्वार्टर में 90 रुपए खर्च करे? कोडीन फॉस्फेट से नशा करो। कोडीन फॉस्फेट का नशा भी बहुत जबरदस्त होता है, अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नशा होता है। अल्कोहल का नशा काहे का नशा है? वो तो व्यक्ति उल्टी कर देगा ज्यादा पी लेगा तो। लेकिन ये जो दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स हैं, इनका नशा बड़ा जबरदस्त रहता है, मुंह से बदबू भी नहीं आती, और जबरदस्त नशे में पेशेंट चला जाता है ना? तो ऐसे ऐसे नशे हैं, तो चरस, गांजा, अफीम, है ना, मॉर्फिन, और ये सब कोकेन, ये सब नशीली चीजें हैं, तो वो हम नार्कोटिक्स में पढ़ते हैं। अब आता है पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट में क्या है? कुछ जैसे आपने देखा होगा, सांप यदि किसी को काट ले तो उसके जो एंटीडोट बनते हैं, उसकी जो दवाइयां बनती है, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जहर जहर को काटता है,
तो जहर की कीमत है। आपने देखा होगा लोग कोबरा सांप बेच रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए में, उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं, सांप की स्मगलिंग कर रहे हैं। कहीं कोबरा सांप मिला तो उसको दबोच लिया, क्योंकि बिक जाएगा वो 50-60 हजार 1 लाख में, क्योंकि उससे फिर जहर निकाला जाएगा और वो जहर को डाइल्यूट करके उससे दवाई बनाई जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं पॉइजन भी एज अ मेडिसिन काम करता है। तो पॉइजन यदि एज अ मेडिसिन काम कर रहा है, तो यदि पॉइजन सोसाइटी में अवेलेबल हो जाएगा तो कोई किसी को निपटा देगा, कोई किसी को मार सकता है। तो पॉइजन एक्ट बनाया कि भैया पॉइजन पास में रखना नहीं तुम लोग, है ना। पॉइजन पास में रखोगे, कभी तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो तुम किसी को भी मार दोगे। जैसे आपको गन रखनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए कि नहीं? बिना लाइसेंस के आप गन रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, और रखते हो तो इलीगल एक्टिविटी है। तो गन से किसी की मौत हो सकती है, वैसे पॉइजन से भी तो किसी की मौत हो सकती है। तो पॉइजन आप पास में रखोगे नहीं, और रखोगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस है तो पॉइजन में डील करो, और नहीं तो मत करो, और कर रहे हो तो फिर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। तो उसमें गवर्नमेंट ने पॉइजन की लिस्ट बताई, पारा हुआ, आर्सेनिक हुआ, है ना। और भी ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, आप पढ़ोगे बुक में तो आपको मिल जाएगी। जितने याद होते उतने याद रखना, ठीक है। और जो याद नहीं होते छोड़ देना। डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो, आपका काम चल जाएगा। 10 बुक में दिए हुए हैं, 4 भी लिख दिया तो काम चल जाएगा। और 4 तो ऐसे होंगे जो आपने कभी ना कभी सुन रखे होंगे। तो लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग की पैकेजिंग कैसे होती है। प्राइमरी पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, टर्शरी पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो ड्रग ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो रैपर रहता है। जैसे आपने पेस्ट किया होगा कभी, टूथपेस्ट, तो जब आप पेस्ट को निकालते हो तो उसका जो ट्यूब होता है वो होगा प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। अब उसको आपने, उस पेस्ट को आपने एक कार्टून में रख दिया, है ना, तो वो हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। और फिर आपने उसको एक बड़े कार्टून में रख दिया कि भाई एक बड़ा कार्टन है और बड़े कार्टन में कम से कम 100 पेस्ट रखे हुए हैं, तो वो हो गया टर्सरी पैकेजिंग। और लेबलिंग रिक्वायरमेंट, लेबलिंग पे क्या है, स्टोरेज कंडीशन होती है ड्रग की, है ना। डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेबल पे प्रेजेंट होती है, आप ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ड्रग का आइडेंटिफिकेशन लेबल से ही तो होता है। आपके पास यदि एक मैं कैप्सूल दे दूं तो आप कैसे बताओगे कि वो कैप्सूल कौन सी है, जब तक आप उसका लेबल नहीं देखोगे। लेबल से ही तो आइडेंटिफिकेशन होगा प्रोडक्ट का, लेबल पे ही तो इन्फॉर्मेशन होगी कि इसमें है क्या और कितना है। और सारे उसके प्रिकॉशंस, उसके जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सब लेबल पे प्रेजेंट रहेगी। तो आपको लेबलिंग और पैकेजिंग के बारे में ड्रग की लिखना है। बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो, समय कम पड़ जाएगा, इतना लिख सकते हो। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो, और अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ। और ब्रेन स्मार्ट होगा थोड़ा सा घसने से। जैसे हमारे घर पे जो तांबे का लोटा रहता है ना, काला पड़ जाता है, उसको थोड़ा सा आपने घस दिया पीताम्बरी से तो कैसा चमकता है वो। ऐसी अपने ब्रेन की हालत आपको बनानी है, उसको थोड़ा सा घस के शार्प बनाना है, ब्रेन को चलना सिखाना है कि दिमाग चलता कैसे है। बस फिर ये चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लैब्स के बारे में बताना है। ये जो लैब्स है यहाँ पर अल्कोहल की प्रिपरेशंस तैयार की जाती है ना। तो ये बॉन्डेड और दो नॉन बॉन्डेड दो टाइप की होती है, बताऊंगा मैं आपको, है ना। गवर्नमेंट से कुछ कनेक्टेड रहती है और कुछ गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करती है। हाउ टू कैलकुलेट रिटेल प्राइस, मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयाँ बिक रही है, गवर्नमेंट उसकी रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाती है, जिसमें कन्वर्जन कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, टैक्स ऐड होते हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है। ये सारी कॉस्ट को ऐड करके गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई ये फला प्रोडक्ट बना है तो इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देंगे, मैन्युफैक्चरर को कितना देंगे, है ना, रिटेलर को कितना मार्जिन होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान देती है। ऐसा ना हो कि चीज बनी है 1 रुपए में और व्यक्ति बेच रहा है 1,000 रुपए में और सब लोग फायदा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया है। उस फॉर्मूले के तहत एमआरपी को कैलकुलेट करके एक सही साट, एक रिजनेबल प्राइस पे ही चीजों को बेचा जाता है। क्योंकि दवाइयाँ लाइफ सेविंग होती है, मरता क्या ना करता। दवाइयाँ लाइफ सेविंग होती है। कल को कोई कंपनी ने ऐसी दवाई बनाई जो इंसान को अमर कर दे, तो वो कंपनी तो भयंकर पैसा चार्ज करेगी अपनी मर्जी का। पर वो ऐसा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लताड़ेगी, बोलेगी वाह वाह वाह, तुमने ऐसी बीमारी बना दी जो ऐसी दवाई बनाई जो लोगों को अमर कर रही है, और अब तुम इसको अरबों रुपए में बेच रहे हो। अब जब बेच ही रहे हो तो भाई सबको दो। तो हमारे देश की जो गरीब जनता है, वो कैसे खरीदेगी? तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है भैया तुमने बनाई है, लेकिन इतने से ज्यादा में मत बेचना। अभी बीच में आपने देखा नहीं, स्टंट के प्राइस कितने बढ़ गए थे, 1.5 लाख रुपए का स्टंट आ रहा था। और स्टंट था क्या? एक मेटल का एक छोटा सा पेन में जैसा स्प्रिंग लगता वैसा एक छोटा सा ए, ए, एक इक्विपमेंट था, बहुत छोटा सा मेटल का।
ट्रेन की स्प्रिंग जैसी रहती ना वैसे ही था। अब आता था साला 5-10 रुपए 15 रुपए में, लोग बेचते थे 1.5 लाख रुपए में, जमीन आसमान का फर्क था। कॉस्टिंग बहुत कम थी और प्राइस बहुत ज्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने लताड़ दिया, सीधे उसकी प्राइस आधी कम करा दी। आ रहा है समझ में? हार्ट में एक मेटल का स्टंट डलता था, तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली तो गवर्नमेंट ने उस चीज की प्राइस कम करा दी। ऐसा होता है। तो मेडिकल फील्ड में इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत लूटपाट बढ़ जाएगी, बहुत फ्रॉड बहुत स्कैम होने लगेंगे मेडिकल फील्ड में। तो गवर्नमेंट इस चीज के लिए सचेत रहती है। किराना दुकान खोलने के लिए उतना विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जनरल स्टोर खोलने के लिए नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टोर खोलने के लिए है। क्योंकि मेडिकल स्टोर वही खोल सकता है जिसको दवाइयों का नॉलेज होगा, और जो जिसमें इथिक्स होंगे, जिसमें प्रिंसिपल होंगे, है ना। अब आगे देखते हैं हम। पॉइजन एक्ट के बाद लेबलिंग पैकेजिंग हो गया, प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, ये आप सब लोग को पता है। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे कराता है? 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी, एप्लीकेशन लिख के देगा, जो भी जेन्युइन फीस से चालान वालन कटवाएगा, है ना। फिर एमआरपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, शेड्यूल C C1 में कौन से ड्रग्स आते हैं, है ना, हार्मोनल प्रिपरेशंस आते हैं। और फिर आपका शेड्यूल X इंपॉर्टेंट है, G इंपॉर्टेंट है, H P J M F। एफ में क्या आता है? आपका ब्लड बैंक्स आता है, एफ शेड्यूल में। एम में आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग बताया था, ठीक है। और फिर डिस्कस द प्रोविजन ऑफ MTP एक्ट। MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। ये एक्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी आपने कुछ साल पहले देखा होगा, जैसे गर्भपात हो रहे थे इलीगल तरीके से, गर्भ में जो बच्चा है, पल रहे शिशु का लिंग का निर्धारण किया जाता था, बताया जाता था कि भाई आपको लड़की होने वाली है, तो कहते थे नहीं साहब लड़की तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी 5 लड़कियां हैं मेरी, मेरे को लड़का ही चाहिए, मेरा अबॉर्शन करवा दो, लो पैसा ले लो मुझसे। इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, तो उसके लिए MTP एक्ट आया था 1971 में, जो ये कहता है कि किसी भी लेडी का अबॉर्शन उसके कंसेंट के बिना नहीं किया जाएगा। यदि वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स के कंसेंट भी लगेगा उसमें, और यदि वो शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड का कंसेंट लगेगा। आपके पास स्ट्रांग रीजन होना चाहिए कि आप गर्भपात क्यों करवा रहे हो, क्योंकि यदि आप गर्भपात करवा रहे हो तो आप किसी की हत्या कर रहे हो। दिल धड़कना शुरू कर देता है पहले दूसरे महीने से, जान आ जाती है, जान आ जाती है तो हत्या ही हुई ना। आपने तो मजे के लिए कर लिया, और अब किसी जीव की आप हत्या कर रहे हो। तो गवर्नमेंट इस चीज को, मतलब इस चीज पे पाबंदी लगाती है कि कभी भी आप बिना किसी स्ट्रांग रीजन के हत्या नहीं करोगे भ्रूण की, ठीक है, गर्भपात नहीं कराओगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस है। अब जैसे कोई लड़की है, उसका रेप हो गया है, अब पता नहीं उसका पिता कौन है, पता ही नहीं है, फरार हो गए सब लोग करके, तो अब उसके पिता का नाम नहीं रहेगा, तो इस केस में उसको लीगली मतलब अबॉर्शन की परमिशन मिल जाएगी। अबॉर्शन के लिए CMHO की परमिशन चाहिए रहती है। MBBS डॉक्टर ही कर सकते हैं, वो भी जिनको ट्रेनिंग हो, जिनके पास सर्टिफिकेट हो, जो ऑलरेडी 25 कर चुके हो, है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस है, इसके लीगल प्रोस्पेक्टिव से आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना, कि किन कंडीशंस में अबॉर्शन हो सकता है, किन कंडीशन में अबॉर्शन इलीगल है, और किन कंडीशन में अबॉर्शन लीगल है। कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें लीगल है, ठीक है। तो वो सब आपको इसमें पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट ऑन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, और लास्ट में आता है आपका DPCO। और भी बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पहले प्राथमिकता, प्रायोरिटी बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। DPCO का फुल फॉर्म होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, नाम से ही सुन के समझ में आ रहा है, ड्रग की प्राइस को गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए DPCO लॉन्च किया है। तो इतने क्वेश्चंस आप प्रायोरिटी बेसिस पे कर लें, फिर उसके बाद में आपको और क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ थोड़ा और डेप्थ में डिस्कस कर लूंगा। आपके पास समय बहुत कम है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, और मुझे आपको सर ये कहीं ना कौन कहीं से सब्जेक्ट में है सर? मैं बेटा, आपने तो वो क्वेश्चन कर लिया कि मैं क्या बताऊं, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हो राम सीता की कौन है, ये क्या लिखा है नहीं सर पहली मुझे, हेडिंग। सर मैंने क्लास लेट अटेंड करी, मेरे को समझ सब आ गया लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता, सॉरी सर। अरे तो बेटा आपको क्लास टाइम पे अटेंड करना चाहिए ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स आपके सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आप, इस सब्जेक्ट में आप फार्मेसी के नियम कानून के बारे में पढ़ोगे,
पूरे नियम कानून दिए हुए हैं इस सब्जेक्ट में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जैसे एनिमल क्रुएल्टी एक्ट पढ़ना है, अबॉर्शन के एक्ट पढ़ना है, जो अभी आपको मैंने एमटीपी बताया, हाँ ड्रग्स के सर। शेड्यूल पढ़ने हैं, पॉइजन एक्ट पढ़ना है, पूरे एक्ट ही एक्ट भरे हुए हैं। ये हाँ सर, मान के जैसे चलो ये। कि लॉयर हाँ सर, जैसे एक्ट जैसे पढ़ता ना, वैसे आपको एक्ट और क्लॉजेज और आर्टिकल्स पढ़ने हैं। हाँ हाँ सर, आप ये बोलो। जैसे आपने समझाया तो हम इसको एक बार और ऑनलाइन पढ़ लेंगे, लेकिन सर उसी के लिए मैंने सोचा सब्जेक्ट पूछ लूँ। नहीं तो सही किया आपने, पर मुझे क्या पता कि आप क्लास में लेट आए हो, इसलिए मैंने ऐसा हाँ कहा। सर, है पर ना? डे आप अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हो या इसी को बेटा मतलब? मुझे आपके कॉलेज ने कहा है कि मैं आपको पांचों सब्जेक्ट में गाइड करूं, और इतना गाइड करूं कि आप सभी लोग पास हो जाओ, हर बच्चा पास होना चाहिए, 100% रिजल्ट आना चाहिए। सर हम अब खुद मैं भी एक यही चाहते अकेला हैं सर। टीचर हूँ, मुझे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। मैं यदि हाँ आपको सर। एक टॉपिक रोज 1-1 घंटे पढ़ाऊंगा तो आपका एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं आप में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूं सब्जेक्ट के लिए, हाँ सर। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूं। वो रहता है ना कि आपको रफली मैंने यदि आम का चित्र बना के दे दिया तो आपको कलर भरना आसान हो जाता है। कलर तो यस आपको सर। भरना है, लेकिन आपको पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या है, तो आप आम में कलर भर लोगे कि नहीं? हाँ सर। तो वही मैं आपको कर रहा हूँ कि एक रफ अंदाजा मैं आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का दूंगा। अब आप बुक से पढ़ोगे, नेट से पढ़ोगे, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सर है जैसे ना? अभी आपने पढ़ाया, अब हम सर ऑनलाइन अगर पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत आसान होगा सर हाँ पढ़ना। बहुत आसान लगेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि सर आपने समझा दिया, अब उसमें इंग्लिश में लिखना कैसा है बस यही पढ़ना है सर। बाकी हाँ हिंदी सही तो बात, सब समझ में आ गया। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, है ना? तो आप इतने क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं आपसे पूछूंगा इनके बारे में, ठीक है? हाँ सर। ये जी सभी सर। क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, तो आप जूरिस में 100% अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे आप। ठीक है, इस चीज की मेरी गारंटी है। मैं आपको जिस हिसाब से गाइड कर रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ाई करो, आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है? और एक चीज याद रखना, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एकदम बैठने से काम नहीं चलेगा। ये बात आप याद रखना, थोड़ा बहुत कॉपी में 1-2 लाइन लिखो, है ना, नोट्स थोड़े से बनाओ, तभी आप अ- अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। नहीं तो फिर आपको मजा नहीं आएगी, एग्जाम में जाओगे कॉन्फिडेंस आपका कमजोर रहेगा। आपको पता है जब इंसान किसी काम को करता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, तो वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। और कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। करोगे या नहीं? आप सपोज वाइवा में बैठे हो और आपको उस सब्जेक्ट का ए भी नहीं पता, एबीसीडी का, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज रहेगा या स्ट्रांग रहेगा, बताओ? हम्म? कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा। और आपको यदि थोड़ा भी पता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है पता है, आप वाइवा भी देने बैठते हो ना, तो शुरू में तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है। आप नहीं बता पाते तो फिर वो एक लास्ट में सवाल जरूर करता है कि तुमको जो आता वही बता दो, तुमको जो आता हो वो बता दो। और यदि उसने ये सवाल कर लिया और आपने उसको कुछ भी बता दिया तो वो आपको पास कर देगा। वो सोचेगा कुछ तो आता है। अब वो आपसे कह ले कि साहब जो आता वो बता दो जुरिस के बारे में, और तुम कुछ भी ना बोलो, तो इससे समझ में आ जाता है कि तुम्हारा घड़ा पूरा खाली है। तो अपना घड़ा खाली मत रखना, अपने घड़े को थोड़ा सा भर लो। ठीक है? तो कल मिलते हैं हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? क्लास में आपकी ऑफ कर रहा हूँ, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। ओके।